स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 1 के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए और सैम्पल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिन क्वेश्चंस के नीचे भी NEP लिखा हुआ है, इसका मतलब वो NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं, जो NCERT की एग्जाम्पलर वाली बुक है उसमें से लिए गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। आगे में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √2 इज अ फाइनाइट डेसिमल। ये वाला पार्ट तो गलत है, क्योंकि देखो √2 हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर है, और जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ना, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। मतलब ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब रिपीटिंग ही होता है, तो फाइनाइट डेसिमल तो होता ही नहीं है। बी पार्ट में लिखा हुआ है 1.41421। देखो √2 की वैल्यू ये होती है 1.414213563 एंड सो ऑन, ये चलती ही जाती है। डेसिमल पॉइंट के बाद मैंने 25 डिजिट्स लिख दिए हैं, और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। ये तो अभी चलता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि √2 इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब खत्म ही नहीं होती है, और नॉन रैकरिंग होती है, मतलब डिजिट्स रिपीट भी नहीं होते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो, हर बार अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो बी पार्ट में हमें जो नंबर दे रखा है ना, वो नंबर कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे आगे 3 डॉट्स नहीं लगा रखे। √2 की इनिशियल वैल्यू तो यही होती है, पर √2 की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे आगे 3 डॉट्स नहीं लगाते, तो उसका मतलब है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। लेकिन √2 टर्मिनेटिंग थोड़ी है, √2 तो इर्रेशनल नंबर है, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए बी पार्ट भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आगे वाले 5 डिजिट्स दे रखे हैं, ना तो आगे 3 डॉट्स लगा रखे हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट करे कि आगे भी जा रहे हैं डिजिट्स। इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। सी पार्ट में लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, रिपीटिंग नहीं होता। तो √2 नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, तो डी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। सी पार्ट भी गलत है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग जो होते हैं वो तो रैशनल नंबर होते हैं, और हमें पता है कि √2 रैशनल नहीं बल्कि इर्रेशनल नंबर है। आपको ये वाली वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहले वाले 3 डिजिट्स है ना, वो आपको याद होने चाहिए कि √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये आगे वाले सारे डिजिट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग होते हैं। क्योंकि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और हमने बताना है कि ये जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इर्रेशनल नंबर है। चलो वैसे आंसर इसका सी है, √7 इर्रेशनल है, लेकिन आपको पता कैसे चलता है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर गिवन था √4/9। देखो जो 4 है ना, वो 2 का स्क्वायर है। 4 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 2। जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। तो 2 का पेयर बन गया ना, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 का पेयर है, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। तो 4 और 4/9 स्क्वायर रूट में से ये तो सिंप्लीफाई होके बाहर आ जाता है, मतलब स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। इसका मतलब ये वाला नंबर रैशनल नंबर है। डी पार्ट में गिवन था √12/√3। देखो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे 12 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 4 रह जाता है। अब 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 का पेयर बन गया, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया। क्योंकि स्क्वायर रूट हट चुका है, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है।
तो अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 ये एक रैशनल नंबर है। सी पार्ट में लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 7। अब देखो 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट में से बाहर नहीं आ सकता, तो अंडर रूट 7 एक इर्रेशनल नंबर है। डी पार्ट में गिवन था अंडर रूट ऑफ 81। 81 9 का स्क्वायर होता है। 81 को आप लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 का पेयर बन गया ना, तो इसमें से 9 बाहर आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर रूट हट चुका है तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो ए बी सी और डी में से सिर्फ ये जो सी वाला पार्ट है ना वो इर्रेशनल नंबर है। बाकी के तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट तो लगा हुआ था, लेकिन वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्योंकि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यहाँ से भी स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करने पे और इसको भी सिंप्लीफाई करने पे, इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करने पे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर्स हैं। सी पार्ट में स्क्वायर रूट रिमूव नहीं होता, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और हमने बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर इर्रेशनल नंबर है। देखो ए पार्ट में हमें गिवन है 0.14। ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सब रैशनल होते हैं। देखो 4 के आगे 3 डॉट्स नहीं लगे हुए ना, इसका मतलब ये डिवीजन खत्म हो गया यहाँ पे। तो जो भी टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल होते हैं। इस नंबर को तो आप बड़ी आसानी से पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल पॉइंट हटा के डिनोमिनेटर में 1 लगाओगे, और क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 जीरोस लगाएंगे, तो ये तो 14/100 है। पी बाई क्यू की फॉर्म वाला नंबर है, ये रैशनल नंबर है। बी पार्ट में नंबर गिवन है 0.1416। देखो जो बार है ना वो सिर्फ 16 के ऊपर लगी हुई है, और ये जो बीच वाला 14 है इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। जो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जो भी ऐसे नंबर्स होते हैं ना जिनके ऊपर बार लगा होता है, वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। उन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे इस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस में वही 2 स्टेप होते थे। ऐसे ऐसे कई नंबर्स को हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। ये भी रैशनल नंबर है। आपने याद रखना है, जिन नंबर्स के ऊपर भी बार लगा होता है ना वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो बी पार्ट और सी पार्ट ये दोनों ही रैशनल नंबर है। देखो सी पार्ट में ना डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उन सब के ऊपर कलेक्टिवली बार लगा हुआ है, और बी पार्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद पहले जो 2 डिजिट्स हैं उनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। जिन पे बार लगा होता है उन्हें रिपीटिंग ब्लॉक कहते हैं। तो सी पार्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद डायरेक्टली रिपीटिंग ब्लॉक है, और यहाँ पे बी पार्ट में डेसिमल पॉइंट और रिपीटिंग ब्लॉक के बीच में भी 2 डिजिट्स हैं। डेसिमल पॉइंट और रिपीटिंग ब्लॉक के बीच में अगर 2 डिजिट्स हो ना, तो भी उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ये आसानी से एक ही स्टेप में पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बस आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। ऐसे कई क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, आगे कई और भी डिस्कस कर लेंगे। आपने याद रखना है, जिन नंबर्स के ऊपर भी अगर बार लगा हुआ है ना तो वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो ए बी और सी तीनों ही रैशनल नंबर हैं। अब डी पे आते हैं। डी तो देखो खुद चीख चीख के बोल रहा है कि वो इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखो पहले 0 सिर्फ एक ही बार है, फिर 2 बार 0 है, फिर 3 बार 0 है। कोई भी डिजिट अगर ऐसे इंक्रीज होता जाए ना तो इसका मतलब है कि वो वाला नंबर इर्रेशनल नंबर है। आगे 3 डॉट्स भी लगे हुए हैं। ये 3 डॉट्स इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन अभी खत्म नहीं हुई है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे चलने वाली है। और यहाँ पे 0 एक ही बार था, फिर 0 2 बार है, फिर 0 3 बार है। इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। और जो ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ऐसे नंबर्स को ही तो हम इर्रेशनल बोलते थे। तो ये जो डी पार्ट में हमें नंबर गिवन है ये वाला नंबर इर्रेशनल है। तभी आंसर में लिखा है दिस नंबर इज इर्रेशनल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। देखो हमें क्वेश्चन में 2 नंबर्स दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर है √2 जो कि खुद एक इर्रेशनल नंबर है, और उसके बाद अगला नंबर है √3, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। और हमने 2 इर्रेशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, और आगे हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? हमें क्वेश्चन में 2 इर्रेशनल नंबर दे रखे हैं, √2 और √3,
और हमने इन दोनों इर्रेशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, और हमें 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा वो नंबर है। चलो पहले इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ये वाली वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 10 इस क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा, लेकिन आपको अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 10 एटलीस्ट ये वाली 4 वैल्यूज तो याद होनी ही चाहिए। इस क्वेश्चन में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 ही यूज हो रहा है, लेकिन आपको आसानी से ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनके अंदर अंडर रूट 5 और अंडर रूट 10 के बारे में भी पूछा गया होगा, तो इसलिए ये चारों तो आपको याद होना चाहिए। चलो इस पे ध्यान देना। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। आगे भी होता है, पर हमें डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ पहले 3 डिजिट्स ही याद रखने हैं। अंडर रूट 2 इर्रेशनल है ना, तो ये तो आगे चलता ही जाएगा, लेकिन आपको डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ ये वाले 3 याद होने चाहिए। और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। अब ये दोनों तो इर्रेशनल नंबर हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, और हमने तो सिर्फ एक ही लिखना था। अभी देखो सी पार्ट में जो नंबर गिवन है वो 1.5 है, और 1.5 ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। 1.4 से बड़ा है और 1.7 से छोटा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सी है। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 इनकी वैल्यू होती है 1.414 एंड 1.732 रिस्पेक्टिवली। अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, और ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, 1.4 और 1.7 के बीच में लाई कर रही है। हमने रैशनल नंबर ही ढूंढना था जो इन दोनों के बीच में लाई करे, तो इसलिए ऑप्शन सी है हमारा आंसर। ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि ये अंडर रूट 3 से ज़्यादा हो गया। देखो 1.8 है ना, वो तो 1.7 से आगे निकल गया। हमें अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच का नंबर चाहिए था। ए पार्ट और बी पार्ट भी गलत है। ए पार्ट इसलिए गलत है क्योंकि देखो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो भी इर्रेशनल ही होता है, और इर्रेशनल नंबर को 2 से डिवाइड करो तो भी वो इर्रेशनल ही रहता है। हमें रैशनल नंबर फाइंड करना था, पर ए पार्ट में तो इर्रेशनल नंबर लिखा हुआ है, तो ये तो वैसे ही गलत है। बी पार्ट भी गलत है क्योंकि ये नंबर भी इर्रेशनल है। हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है, बी पार्ट में तो नंबर ही इर्रेशनल है। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 6 आएगा जो कि इर्रेशनल नंबर है, और उसे अगर आप 2 से डिवाइड कर भी दोगे तो भी वो इर्रेशनल नंबर ही रहेगा। क्लियर हुआ? जो हमें 4 ऑप्शंस दे रखे थे ना, उसमें से पहले जो 2 ऑप्शंस हैं वो तो इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो वो तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। ये जो बाकी के 2 ऑप्शंस हैं ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन 1.8 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में नहीं लाई करता, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी बचता है। ये रैशनल नंबर भी है और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में भी लाई करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपने ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 10 की भी वैल्यूज याद कर लो, लिख लो आप इन वैल्यूज को ना, ये आपको याद होने चाहिए। अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236 और अंडर रूट ऑफ 10 की वैल्यू होती है 3.162। ये आगे बताया हुआ है कि फर्स्ट वाला पार्ट रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि वो इर्रेशनल नंबर है। 2 इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करके जो रिजल्ट होता है वो इर्रेशनल ही होता है। ये वाला पार्ट भी रिजेक्ट इसलिए हुआ था क्योंकि ये वाला नंबर भी इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। अंडर रूट 6 इर्रेशनल है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी वो इर्रेशनल ही रहेगा। और 1.8 ये इसलिए रिजेक्ट हुआ था क्योंकि 1.8 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3। इट डज नॉट लाई बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3। 1.8 है तो रैशनल नंबर, लेकिन हमें ऐसा रैशनल नंबर चाहिए था जो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में लाई करे। ये तो अंडर रूट 3 को एक्सीड कर जाता है, तो इसलिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, इसलिए इसे भी रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ 1.999 एंड सो ऑन in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is। फिर आगे हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो हमें क्वेश्चन में नंबर दे रखा है 1.999 एंड सो ऑन। डेसिमल पॉइंट के बाद ना
एक ही डिजिट है 9, वो वाला डिजिट ही बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इस नंबर को अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो 1.99 के ऊपर फिर ऐसे बार लगा सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटिंग ब्लॉक है, ये वाला डिजिट ही बार बार रिपीट होता जा रहा है। और हमने इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है कि कन्वर्ट करने के बाद क्या आता है। तो पहले तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। P बाई Q की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जब भी आपको कोई ऐसा नंबर दे रखा हो जिसे P बाई Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टेप नंबर 1 तो ये होता है कि आप उस नंबर को x मान लोगे। तो हमें गिवन था 1.9 बार, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो 9 के ऊपर बार लगा के आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमने इस नंबर को x मान लिया, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। अगले स्टेप में आपने इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि बार के नीचे सिर्फ एक ही डिजिट है ना, तो वो वाला डिजिट ही बार बार रिपीट होगा। आप जितनी चाहो उतनी बार यहाँ पे 9 लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड्स को अगले स्टेप में आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बार के नीचे सिर्फ एक एक डिजिट था ना, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर बार के नीचे मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट्स होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे बार के नीचे 3 डिजिट्स होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। क्योंकि बार के नीचे सिर्फ एक ही डिजिट है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तभी हमने लिखा है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल पॉइंट एक स्टेप आगे चला जाएगा। जब आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल पॉइंट एक स्टेप आगे आ जाएगा, तभी ये बन जाता है 19.9999 एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप ध्यान से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करो। डेसिमल पॉइंट के जो बाद वाला पार्ट है ना, वो इन दोनों में सेम है। इन दोनों इक्वेशंस में डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। जैसे ही आपको दो ऐसी इक्वेशंस मिल जाएं जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट सेम होता है, तो अगले स्टेप में आपने उन दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है। तभी हमने लिखा है सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब अगले स्टेप में इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में सबट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने दोबारा से लिखा, इक्वेशन नंबर 1 को भी दोबारा से लिखा। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है। तो 10x में से 1x को अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो 9x रह जाता है, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स तो सारे सेम है ना, तो ये सब तो आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यही बचेगा बस, 19 में से 1 को सबट्रैक्ट करें 18 आ जाता है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को लिखोगे ना, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। क्लियर? तो सबट्रैक्ट करके 18 आ जाता है। अब ये वाला 9 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। 18 को 9 से डिवाइड करें तो 2 आ जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू 2 के इक्वल है। हमें क्वेश्चन में ये वाला नंबर दे रखा था 1.9 बार, जिसे हमने x माना था, और p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसकी वैल्यू 2 आ रही है। जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो अगर आपने एग्जैक्टली p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है तो इस 2 को 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अकेला 2 लिखेंगे तो भी करेक्ट है, आप 2 अपॉन 1 लिखोगे तो भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में भी 2 दे रखा था, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन के अंदर ये एक्सप्रेशन दे रखा है, हमने बताना है कि इन दोनों टर्म्स को ऐड करने के बाद क्या आता है, और हमें 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। जो हमें ऐड करने के लिए एक्सप्रेशन दे रखा था, पहले तो हमने उस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको ये वाली बात सिखाना चाहता है कि √3 के अंदर सिर्फ √3 वाली टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं। √3 के अंदर सिर्फ √3 वाली टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो इनके आगे जो कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं ना, उन्हें ऐड कर देना होता है। √3 के आगे जो नंबर लिखा होता है ना, उस नंबर को बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे √3 के आगे कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका 1 होता है, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है आगे, तो √3 के आगे 2 है और यहाँ पे √3 के आगे 1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 3√3 बन जाएगा।
2 √3 प्लस 1 √3 इज इक्वल टू 3 √3। थोड़ी देर के लिए आप √3 को ना एप्पल मान लो। 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल इज इक्वल टू 3 एप्पल। और अगर आपने एप्पल नहीं मानना तो थोड़ी देर के लिए आप इसे ना काऊ मान लो, गाय मान लो। तो आपके पास ना 2 काउज हैं। आप काफ़ी अच्छे से एक विलेज में रहते हो और आपके पास 2 काफ़ी अच्छी सी काउज हैं, और आपके जन्मदिन के ऊपर मैंने एक काऊ आपको और दे दी। तो 2 काऊ तो आपके पास पहले से थी, एक काऊ आपके पास और आ गई है, तो टोटल अब आपके पास 3 काउज हो गई हैं। देखो आपके पास 2 गायें पहले से थी, एक गाय मैंने आपको और दे दी, तो आपके पास 3 गायें ही रहेंगी ना। वो किसी और चीज़ में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएंगी, टाइगर में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगी। तभी √3 में सिर्फ √3 वाली टर्म्स ही ऐड हो सकती है, घोड़ों में सिर्फ घोड़े ही ऐड हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास ना 2 घोड़े थे, हॉर्सेस थे आपके पास 2, और मैंने आपको एक काऊ दे दी, तो अगले दिन आप ये थोड़ी बोलोगे कि मेरे पास अब 3 हॉर्सेस हो गए हैं। आपके पास 2 घोड़े थे, और अगर मैंने आपको एक काऊ दे दी तो उनको आप हॉर्सेस में थोड़ी ऐड कर सकते हो। क्लियर हुआ आपको? तो √3 के अंदर सिर्फ √3 वाली टर्म्स ही ऐड होती है, हॉर्सेस के अंदर सिर्फ हॉर्सेस ही ऐड होंगे। √6 में सिर्फ √6 वाली टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं। क्लियर? और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इनके जो आगे नंबर लिखा होता है ना, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो 2 √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 3 √3। तो ये ऑप्शन सी के अंदर ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। √10 मल्टीप्लाई बाय √15 इज इक्वल टू, फिर आगे हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमने बताना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है √10 मल्टीप्लाई बाय √15। देखो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 150। अब ये जो 150 है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले 2 से डिवाइड होता है, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 3 से। तो 150 को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जाए तो एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा और 2 बार 5 आएगा। तो 150 को हमने ब्रेक करके उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है और 2 बार 5 आ रहा है। अब देखो 5 का पेयर बन गया ना, तो यहाँ पे इन दोनों में से एक 5 बाहर आ जाएगा। ये 2 और 3 इन दोनों का पेयर नहीं है, तो वो अंदर ही रहेंगे। और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो वो 6 आता है। तो सिंप्लीफाई करके ये बन जाता है 5 √6। तो ऑप्शन बी के अंदर भी ये लिखा हुआ है 5 √6, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल सा ही था, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 - 2 इज, फिर आगे हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि ये वाला जो नंबर है, जब हम इस नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे तो उसके बाद क्या आएगा, और हमें आगे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो एक बार सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन के इक्वल हमारा आंसर आ रहा है। देखो ये नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/√7 - 2। अब आप ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर के अंदर अंडर वाली टर्म आ रही है। डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को हटाओ। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है ना, जब भी 2 टर्म्स होती हैं तो बीच में जो साइन होता है ना, उसे हम चेंज कर देते हैं। जैसे माइनस का साइन है तो साइन चेंज कर देना है, तो जो नंबर बनेगा उस नंबर से आपने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तभी हमने लिखा है मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7 + 2। तो जो नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन था, पहले तो हमने उस नंबर को एज इट इज लिखा और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी √7 + 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √7 + 2 ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया है, a² - b²
इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमें क्वेश्चन में ना देखो ये राइट हैंड साइड की फॉर्म में गिवन है, तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में गिवन है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में गिवन है, और हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। ए की जगह पे अंडर रूट 7 है तो ये बन जाता है अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, और बी की जगह पे 2 है तो ये बन जाता है 2 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर एज इट इज ही है। देखो स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करने की वजह से ये वाला रूट का साइन हट जाएगा तो सिर्फ 7 रह जाएगा, माइनस का माइनस एज इट इज। ये स्क्वायर करने की वजह से रूट का साइन हट गया तो सिर्फ 7 रहेगा, माइनस का माइनस एज इट इज, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4। अब 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, वो एज इट इज है, डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। ऑप्शन ए के अंदर भी यही था, अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2/3, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो न्यूमरेटर के अंदर अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म हो तो चलेगा, अलाउड है, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। अब देखो डिनोमिनेटर में से हमने स्क्वायर रूट वाली टर्म को रिमूव कर दिया रैशनलाइज करके, तो दिस इज द आंसर। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।